हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद राज। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का टेस्ट नंबर 5 करते हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर होंगे इसमें। आज हमने राजस्थान जो टेट है, रीट जिसको आजकल बोलते हैं, उसके क्वेश्चन इसमें शामिल करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो जो बाहर से निरीक्षण करके जो व्यक्तित्व का उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है उसको कहते हैं सतही दृष्टिकोण। नंबर 2, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या फिर ये सभी। ऑप्शन डी विल बी राइट। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन कब प्रारंभ होता है? चिंतन तब प्रारंभ होता है जब हमारे सामने समस्या होती है कोई। तर्क और ये सब बाद में आते हैं, समस्या होनी चाहिए पहले। 4, बुद्धिलाब्धे संप्रत्यय विकसित किया था। तो बुद्धिलाब्धे जो संप्रत्यय जो विकसित किया था वो टर्मन ने किया था। कई बच्चे बी ने मानेंगे लेकिन टर्मन है। 5 देखते हैं, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रगतिशील परिवार होते हैं इसमें कुछ बच्चे जो है ना आक्रामकता को लगाएंगे जो सही नहीं होगा, तो इसमें उपलब्धि को माना जाएगा। नंबर 6, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का कारण नहीं पूछा है। शारीरिक दोष यही पिछड़ेपन का कारण होता है, सामान्य बुद्धि का अभाव ये भी होता है, और विशिष्ट पिछड़ापन तो होता ही है। तो स्वस्थ वातावरण जो सब चारों में अलग है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। व्यक्तित्व के प्रकारात्मक वर्गीकरण की बात हो रही है इसमें। मन ने, शेल्डन ने, हिपोक्रेट्स ने और कैटल ने। तो ये हिपोक्रेट्स ने दिया था, ऑप्शन सी। नंबर 8, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या फिर थर्स्टन ने? तो ये स्पीयरमैन ने दिया था, ऑप्शन बी राइट है 8 नंबर क्वेश्चन का। नंबर 9, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। अब अप्रत्यक्ष ढंग की बात है इसमें। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। नंबर 9 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका है बी, रक्षात्मक यांत्रिकता। नंबर 10 देखते हैं, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो 10वां जो है इसका ऑप्शन सी राइट है, डिसलेक्सिया। नंबर 11, जिन बालकों की बुद्धि लाब्धि डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 और 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक न्यूनता ग्रसित बोला इन्होंने, यानी कि बिल्कुल कम बुद्धि, बिल्कुल जड़ तो नहीं कहेंगे। तो 11 का 70 से कम जो होगी वो ऑप्शन ए राइट है 11 का। नंबर 12, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका जो है वो बी, प्रतिभाशाली। नंबर 13, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक और CCE। मूल्यांकन की बात है, इवेल्युएशन की बात है इसमें 13 में। तो 13 क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट है, मानक ये नहीं है किसी भी प्रकार का मूल्यांकन, बाकी तीनों होते हैं। नंबर 14, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित की बोला इन्होंने। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, ये तो बिल्कुल ही पिछड़ेपन का कारण है।
रहने के लिए स्वस्थ परिवेश ये भी है, और सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना ये भी है। बच्चे में सृजनशीलता है लेकिन उसको मौके नहीं मिल रहे। तो सीखने के लिए प्रेरणा का जो अभाव होता है ये कोई सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं बच्चे। प्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रेरणा जिसमें होती है बाह्य की जरूरत नहीं पड़ती, और बाह्य जो प्रेरणा दी जाती है वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करती। नंबर 15 देखते हैं अब। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी, तो विद्यार्थी आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो आश्रित चर होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। नंबर 16, आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे, तो हर सप्ताह जो है टीचर को 40, 42, 45, 48, तो इनमें से 45 जो है वो राइट है, 45 घंटे काम करना चाहिए। ये आरटीई जो एक्ट आया था 2009 में, उसमें ये बोला गया था कि 45 घंटे हर टीचर को कार्य हर हफ्ते करना है। 17 नंबर देखते हैं। 17, एनसीएफ 2005 बल देता है डैश पर, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ये सभी। 17 नंबर क्वेश्चन, तो ये करके सीखने पर बल देता है, और कुछ बच्चों की आदत होती है कि ये सभी आंसर जिसमें नजर आए उसी पर टिक करते हैं। हर बार जो है ना सभी नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव हर बार ठीक नहीं होता, कभी कभी होता है। और इसमें जो एनसीएफ जो दिया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म इसकी। नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या फिर अधिगम अनुभव। तो 18 नंबर क्वेश्चन में जो शिक्षण अनुभव, इसमें मूल्यांकन क्या, मूल्यांकन में इसके लिए कोई स्थान नहीं, बाकी तीनों है। तो 18 नंबर सी ऑप्शन राइट है इसका। 19 देखते हैं। 19 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, नहीं। तो 19 नंबर में जो राइट ऑप्शन होगा वो कोई भी नहीं, इसमें से सारे के सारे कथन राइट है। डी ऑप्शन है 19 नंबर क्वेश्चन का। नंबर 20 देखते हैं हम। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो वातावरण को एक बाहरी शक्ति माना था और हमें इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, ये भी इन्होंने माना था। तो ये थे रोस नाम के मनोवैज्ञानिक थे ये। 21 नंबर, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। तर्क देना, जिज्ञासा होना और निरीक्षण भी साथ में करना, इन तीनों का, निरीक्षण को हटा दिया जाए तो इन दोनों का जो अलग उम्र में होता है, तीनों को मिला दे तो अलग उम्र में होता है। 7, 11, 9 और 6। तो निरीक्षण शक्ति जो होती है 6 वर्ष के बालक में नहीं होती, 7 के में भी नहीं होती निरीक्षण करने की। अब बचा सी और बी, 2 बचे 21 का। तो ये होती है 11 वर्ष के बच्चे में तीनों चीज। नंबर 22, शारीरिक विकास का क्षेत्र डैश है। स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर ये सभी। 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ये सभी, ऑप्शन डी राइट है 22 का। नंबर 23, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। कुछ स्टूडेंट जो है ना इसमें किशोरावस्था को मानेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं घूमने की, खोज करने की जो प्रवृत्ति है उत्तर बाल्यकाल में बढ़ती है, ये जो किशोरावस्था से पहले की अवस्था होती है। नंबर 24 देखते हैं अब। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसको हम अनुरूप तत्वों का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। थॉर्नडाइक का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा मनोविज्ञान में। नंबर 25 निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम की बात हुई इसमें। तो 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा राइट है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का कोई स्थान नहीं होता वंशानुक्रम में। भिन्नता भी हो सकती है, कोई माँ बाप के जैसे होते हैं बच्चे, कोई नहीं होते। समानता, माँ बाप से मिलते जुलते। प्रत्यागमन, जो गुण हस्तांतरित होते हैं। तो अभिप्रेरणा के लिए कोई स्थान नहीं है वंशानुक्रम में, तो ऑप्शन डी राइट है 25 का। नंबर 26 डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो किस अवस्था तक दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित कब किस उम्र में होती हैं? देखते हैं 3 अथवा 4, 6 या 7, 8 या 9 या इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन फर्स्ट। 3 से 4 वर्ष इस अवस्था तक बच्चे की दृष्टि और श्रवण जो इंद्रियां होती हैं पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। नंबर 27 देखते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या फिर मनोदेहिक। 27 में राइट ऑप्शन विल बी पारंपरिक अनुकूलन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नंबर 28 निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अर्जित प्रेरक जो हमने अर्जित किया है, जो हमने पाया है। भूख, रुचि, पुरस्कार या फिर विश्राम। 28 जो है तो रुचि जो है वो अर्जित प्रेरक है, नहीं तो भूख नेचुरल होती है। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 29 नंबर में जो है वो राइट ऑप्शन होगा भावात्मक जागृति द्वारा। ऑप्शन बी राइट है इसका। तो अभिप्रेरणा जो है ना उसका कोई ज्ञान का कोई रिलेशन नहीं होता अभिप्रेरणा से, ये भावात्मक होती है, ये इमोशनल होती है। 30 नंबर चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम चिंतन करते किसी चीज़ के ऊपर तो वो ज्ञानात्मक पहलू होता है, भावात्मक और क्रियात्मक नहीं होता। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5, टेस्ट नंबर 5 बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का। आज हमने जो है रीट, राजस्थान टेट को बोलते हैं रीट, इसका 2016 में पेपर हुआ था 7 फरवरी को। उसके क्वेश्चन आज हमने उठाए थे। और हम जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ऐड करते हैं, हम मॉक टेस्ट या फिर कोई और इधर उधर से उठा के नहीं करते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को इसके बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।